स्कूल जा रही थी, मेरे पास जूते नहीं थे और इंटर कॉलेज में आप पढ़ रहे जा रहे, तो जूता था नहीं। तो मेरी दीदी नीचे ससुराल में रहती है, मैंने उनके घर में चप्पल देखी, उसके भांजे की और उसके देवर की। मैंने कहा अब है नहीं तो मैं ऐसे करूँगी, सुबह उनके घर से ले जाऊँगी। थोड़ा स्थिति हमारी कुछ बीच में ऐसी हो गई थी कि मेरा भाई जल गया था बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा शरीर ही जल गया था मेरा बड़े भाई का। छोटी उम्र में रिकॉर्डिंग भी कर लिया था आपने, रामलीला के मंच में भी आपने गाया, स्कूलों में भी आपने गाया और छोटी सी उम्र में शादी भी हो गई। पर उसके बाद हमारे रुद्रप्रयाग का है कोई ब्लॉगर, उनकी वीडियो देखती है। हाँ, जब आप छोटे थे तो सबसे ज़्यादा प्यार आप किससे करते थे, मम्मी या पापा? बाबा से, अपने पिता बाबा से। हाँ। उत्तराखंड की सबसे फेवरेट जगह कौन सी है आपकी? उत्तराखंड का फेवरेट ब्लॉगर कौन है आप जिसको आप देखती है? ले भूजी और ये सच बताऊं मैं दर्शकों को, ये गाना हमने कॉलेज टाइम पे इतना सुना, आज से 2017 की बात है। होले फूजी जालाले चूड़ा, ले भूजी जालाले चूड़ा। शादी के बाद एक अलग ही दुनिया होती है, खासकर लड़कियों की, तो उसको आपने कैसे फेस किया, कैसे घर वालों को मनाया आगे संगीत को कंटिन्यू करने के लिए? सेल लगते थे 8-8, 10-10 लाइन टेप रिकॉर्ड में, तब गाना चलता था, चूंचा जो भी। तो मैंने फिर एक रिकॉर्डिंग हुई हमारी ना, मेरी में पढ़ती थी तब, जब छोटे थे आप? हाँ, हम स्कूल पढ़ती थी। तो कौन सी उम्र रही होगी उस टाइम आपकी? मैं 6-7 में पढ़ती थी शायद, छोटी थी। तो शुरुआत तो मेरी अपने खेत खलियान से, अबड़ा गांव से, जहाँ से हम लोग हैं। मैं ये भी सोच रही हूँ कभी कभी मैं इस पर एक किताब लिखूँ कि मेरा एक बचपन में रिश्ता भी हो रखा उस ज़माने में। अब ये भी बड़ी बात है, मेरा रिश्ता हुआ था और अभी मैं जब गांव जाते तो मिलते हैं वो लोग। जन्म लेते ही मुझे एक नकारा गया कि ये बेटी है, और बेटी समझ के ना मुझे अपना समझा। जौनसार साइड अगर आप जाओगे तो वहाँ पर वशीकरण, काला जादू और लोगों को अपने वश में करते हैं, तो इसमें आपकी क्या राय है? कहीं ना कहीं आपने भी वो फेस किया होगा उस बात को लेकर। मैम, विदेशियों की बात हो रही है और हम कल आपका इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे, वो वीडियो मैं आपको बताऊंगा। उसमें आप गाना गा रही हैं और कुछ 1-2 विदेशी महिलाएं उसमें डांस कर रही है। एक बार मैं आपको और दर्शकों को भी बता दूं, वहाँ की बेटी बहुएं तो अपने बस में करते, कोई वहाँ जाता है और वो सेवा कर करके फिर वो अपना बना लेते हैं। जाने लगी बाबा में दूर सावर, जो भामड़ा मामा, तो लोगों ने भामड़ों के पंडितों के ऊपर भी अशब्द के गीत उन पे गाए हैं लोगों को। कोठारी के कांगड़े मामा, कोठारी के कांगड़े को जगह करे तू जवान छोरा, बैठी जादी जान पछाण लादी, को जगह करे तू जवान छोरा। नमस्कार दोस्तों, आरन पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरन पॉडकास्ट में आज हमारे गेस्ट हैं उत्तराखंड की लोक गायिका रेशमा शाह जी, जिन्होंने उत्तराखंड के साथ साथ देश और विदेशों में बहुत सारी लोकप्रियता हासिल की है। तो आज के इंटरव्यू में हम इनसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, इनकी सिंगिंग जर्नी के बारे में, अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में और गांव की एक आम सी लड़की से पॉपुलर सिंगर बनने का सफ़र। इस इंटरव्यू में हम पूरी जानकारी मैम से लेंगे। तो मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। आप पहले तो बेटा आप लोगों का भी है, आप लोग आए हैं और आपका भी स्वागत है मेरी छोटी सी कुटिया में। इंटरव्यू की शुरुआत हम चाहते हैं कि आप मासू देवता की धरती से आते हैं और हम चाहते हैं कि इंटरव्यू की शुरुआत आप किसी भी एक गीत से, जो गीत आपने गाया होगा, उससे शुरुआत कीजिए। और उससे पहले एक और सवाल है, थोड़ा मासू देवता के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, हम उत्तराखंड के लोग हैं, हम देवभूमि के लोग हैं और सभी देव देवताओं को प्रणाम। हम भगवान 4 मासू महाराज भगवान शिव हैं और शिव का ही अवतार है। मासू देवता जौनसार बावर के हनोल में विराजमान है। बोठा जो सबसे बड़े भाई हैं वो हनोल में हैं, और जो और भाई हैं तो पवासी महाराज हो गया, चालदा महाराज जी हो गया, लेकिन जो सबसे बड़ा स्थान है भगवान मासू देवता का वो हनोल में है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ सभी से कि जब भी आप भगवान मासू देवता के दर्शन करना चाहें तो आप हनोल यही जा सकते हैं। तो आपको भगवान 4 मासू के मंदिर में 4 बजे नमती लगती है, तो वो गीत मैंने गाया था और
ये आज भी ये गाना वहाँ चलता है। तो मैं 2 लाइनें पहले महाराज जी के चरणों में। जागे कुखुड़ी के बांके मासुदेवा, लागे ना मोती के टांके मासुदेवा। जागे कुखुड़ी के बांके मासुदेवा, लागे ना मोती के टांके मासुदेवा। ओ रोइणो रातो लागी भ्यांदी, जुनो लागी गोए ओ छांदे, तारे घरे लागे जांदे मासुदेवा, लागे ना मोती के टांके मासुदेवा। बहुत सुंदर। मैम, ये सवाल मेरा पर्सनल है कि जो सिंगर रहते हैं उनकी आवाज़ इतनी सुरीली रहती है, डाइट में क्या क्या खाते हो? नॉर्मल आदमियों से कुछ अलग खाते हैं? नहीं, ऐसा मेरा तो कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, इतना है कि मैं भगवान की पूजा पाठ वाली हूँ, और मैं सच में बता रही हूँ कि उत्तराखंड की पहली ऐसी सिंगर है जो सबसे ज़्यादा जीवन में मेरा इतना स्ट्रगल है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। समय आने का पता ही नहीं कि मैं कब आना है। सुबह तो चलो हम लोग टाइम से निकल भी जाएं, लेकिन रात का कुछ पता नहीं कि खाना कब खाना है, कभी भूखा रहना है। तो ऐसा मेरा कोई रूटीन नहीं कि मुझे स्पेशली मैं अपनी आवाज़ के लिए बस सुबह उठ के भगवान जी की पूजा करनी है। और एक बार 2 लाइनें में भगवान कृष्ण जी की इतना मैं ज़रूर गाती हूँ। जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बस इतना ही सुबह भगवान के सामने गाती हूँ। इसके अलावा कोई खाने में कोई प्रेज नहीं है, जो मिलता वो गाती हूँ। लगातार आप गायन कर रही हो, कोई गीत आया है या आने वाला है, इस बारे में थोड़ा बताइए। मेरा वैसे तो बहुत सारे गीत हैं। आजकल मेरा एक गीत आया है, वो मैं नॉन स्टॉप गाया, क्योंकि हमारे पुराने गीत ऐसे जो लोग भूल चुके हैं, तो वो गाना काफ़ी अभी चल रहा है, डीजे में भी काफ़ी चल रहा है। मेरे हर गानों में तो एक मैसेज होता है, तो उसमें मेरा ये गाना है। हो सोबेनी को दे पाके रोट, छोरी ले को दे पाके रोट, सोबेनी को दे पाके रोट, छोरी ले को दे पाके रोट, सोबेनी पाइले ना धारोंदी, चोरीले को मारा की कोटा। ये थोड़ा सा ऐसा बहुत सारे इसमें मैंने जो पुराने गीत हैं, जैसे ये कि ही हरी काटा का खुड़ीले सिला पीसलो लूणा, सायाणों की चुमाले सिला पीसलो लूणा, सुललाया बा तुड़ीले भैर मैरमा सुण, सायाणों के छुमाले बाहर मैरमा सुण। तो ये थोड़ा नॉन स्टॉप बनाया मैंने। और वैसा ही बहुत जल्दी मेरा एक गढ़वाली सॉन्ग है, मैं उसे बहुत जल्दी आप लोगों के चैनल में भी मैं जब आ जाएगा तो ज़रूर सुनाऊंगी। वैसे तो बहुत सारे पॉपुलर गाने हैं, हमने 2 चुने हैं, थोड़ा वो और भी पॉपुलर हैं। बामणी मामा और मांगल गीत भी आपने गाए हैं, ये आपने खुद लिखे हैं? हाँ, ये मेरे खुद लिखे गीत हैं। मेरा ये नहीं कि चलो कोई बोलता कि इतना करोड़ों मिलियनों पे गाने, मिलियनों पे गाने, पर मैं ये कहती हूँ चाहे मेरे 1 लाख लोग देख रहे हैं, उसमें आप जैसे अच्छे लोग होंगे जो उसको सुनते हैं। जो भामड़ा मामा, तो लोगों ने भामड़ों के पंडितों के ऊपर भी अशब्द के गीत उनको उन पे गाए हैं लोगों को। तो मैंने उन्हीं के ऊपर इसलिए कहा कि देखो, बाबा है, वो पिता है तो वो पिता है, बेटा है तो बेटा है, ठीक है। उनको हमारे समाज में उनको एक उपाधि दी गई है कि भाई कथा मेरे घर में है, पूजा उनके हाथ से होनी है। तो हमेशा अपना सिर अपने आप तो मुंडाया नहीं जाता है, दूसरा ही करता है। तो उनको वो पद जब दिया गया है तो उस मान सम्मान को हमें सम्मान करना चाहिए। तो मैंने इसलिए वो भामड़ा मामा एक लाइन आपको। ही कोठारी के कांगड़े मामा, कोठारी के कांगड़े, ओए ओए भामड़े मामा कोठारी के कांगड़े, तेरे नाम लोक मामा छोरी आणु मांगड़े, ओए ओए भामड़े मामा छोरी आणु मांगड़े। तो ये वो भी मैंने एक नई जनरेशन को एक मैसेज दिया। हमारे यहाँ जैसे कोई लड़का जा रहा है और कोई नौनी पसंद आएगी ना,
तो वो पहले सबसे पहले ब्राह्मण जी के पास जाएंगे कि पंडित जी थोड़ा मेरे पातलो दे दे। और बहुत सारे हमारे खुद में बच्चों को पूछती हूँ कि आपको पता है पातलो किसे बोलते हो, कह रहे हमें पता ही नहीं है। तो पातले का मतलब जन्म पत्री। तो हमारे यहाँ सबसे पहले रिश्ता होता तो पहले पंडित जी को दिखाते कि थोड़ा ये जन्म पत्र ये पातलो देख ले कि 9 ग्राम मेरे पर मिलते हैं, राशि की नहीं मिलती, मुझे वो पसंद आ रहे हैं, उसके रिश्ते के लिए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पहले पंडित जी को लेके जाते थे रिश्ते के लिए, तो उसी पे मैंने वो गाना लिखा है। और मांगल गीत भी आपने बहुत सुंदर गा रखा है, अगर उसकी भी 2 लाइनें हो जाए। हाँ ये भी है। अब हमारे यहाँ मांगल लोगों ने भूल गए थे लोग कि मांगल हमारे यहाँ से भी गाए। मांगल का भी थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, हमारी पौड़ी में अलग चलता है थोड़ा, हमारे इधर चमोली कुमाऊँ, तो हमारा जो इधर जौनपुर का क्षेत्र है जौनसार का, तो मैंने उसको उठाया है और मैं कोशिश करूँगी शायद इसको थोड़ा सा और अच्छा इसको करने के। उस समय थोड़ा जल्दी में थोड़ा मैंने किया, जो मेरे भाव थे जल्दी में भी थे पर बहुत सुंदर गाना था। नहीं वो इसलिए भी गाया, मेरे बाबा मेरे पिताजी, हम ऐसे ही एक दिन बैठे थे मेरे घर में मसूरी, बाबा बेड में मेरे सो रखे थे, तो मैंने बोला बाबा हम गांव में मांगल गाते, ज़रा एक लाइन आप गाओ। तो बाबा ऐसे ही लेट रखे थे, तो उन्होंने गाया कि मैं एक लाइन सुना देती हूँ। जो शादियो पिंगा ले पिठाए हिमाई नान्यो दाली की भांड्याली ही बाबा नान्यो तिले तेला की कमली ही जसा कर्या पुरोले बामीण की आती ही जसा कर्या पुरोले ही भामीण की आती जाने लगी बाबा मैं दूर सावरे एक खुले कसो जानू बिगाने मूली को अपुड़ो कोना बाबा मैं कसो रणू। तो ये बाबा ने थोड़ा सा ऐसे कुछ गाया और उनके ना आवाज़ लटक गई, मतलब वो पूरा बोल ही नहीं पाए मेरे को, कि जैसे उन्होंने बोला कि जैसा दियो पिंगले पिठाएं और जैसा करे पूरा खोल दी को गणेश, मतलब इतना बोल के। और माँ जी मतलब हमारे यहाँ आज भी शास्त्रों में जब दाल भीगती हैं तो माई ना न्यूति बल तेल की कमल, बाबा ना न्यूति दादी की भंडियाली। तो जो मैं एक चीज़ और आज सभी दर्शकों को यही कहना चाहूँगी, जो हमारे यहाँ पहले तेल रखते थे कि भाई अब बेटी को ब्याह या बेटा को जो भी, तो तेल पहले से हमारे यहाँ निकाल के रखते, एक 2 साल पहले सरसों को तेल, तो उसको इकट्ठा के, तो उसी दिन उसको उसी दिन उसको जो कमोदी थी तेल की भरी रहती थी पहले हांड की, उसी दिन उसका ढक्कन खोल के तब पूजा होती थी ब्राह्मण के हाथ से। और जो दाल होंगी हमारा का उड़दू की दाल जिंगा पकौड़ा बनाना, तो वो पाथो भरदा हमारा की 2 हंजूले 7 हंजूले ऐसा शास्त्र है उसमें, तो वो बाप भरता है। तो दोनों चीज़ें माँ का और बाप का वो होता है कि दादी को कमोल मतलब तेल की कमोल दे दादी की भंडियाली से वो निकालते हैं। तो मैंने ये गाया था, तो मुझे बाबा के एक दिन बाबा मेरे मर गए, तो 1 साल बाद मैं ऐसी उसी जगह बैठी थी, अकेले घर में कोई नहीं था, मुझे बाबा की याद आ गई। और बाबा की याद आए तो मैंने बोला बाबा ने तो पूरा गाया ही नहीं इस गाने को, रोने लग गए, नहीं बोल पाए, वो आगे बोल ही नहीं पाए कुछ नहीं। उनको एक बेटी का दर्द हर माँ बाप को होता है। फिर मैं वहीं बेड में बैठे और मैंने गाना लिखना शुरू कर दिया। पहले अपने आप को महसूस किया कि एक बेटी का दर्द क्या है, तो वो गाना मैंने सारा खुद लिखा है। कितना समय लगता है एक गाने को लिखने में? देखो अगर ऊट पटांग लिखना है तो आप 1 घंटे में लिख देंगे। हाँ, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन के सिंगर हैं उठा के कोई सा भी गाना उठा के सीधे लिख दे रहे हैं। हाँ। और जो पुराने ज़माने के जो आपके जैसे सिंगर हैं वो एकदम पूरे डीप में जाते हैं। अब आप देखना आजकल जितनी भी शादियाँ हो रही, मैं देखती हूँ इंस्टाग्राम में फेसबुक में, कम से कम हजारों लाखों पे लोग मेरे गाने में रील बना रहे, जब बेटे अपने बाप के गले भेंट करके जा रही है। तो बस मुझे इतनी खुशी होती कि हमने अगर अशब्द गलत उठाए होते कहीं से तो ये चीज़ें नहीं मिलती हमें। 2 दिन तो सब गाएंगे। आप बहुत सारे ऐसे गीत हैं मेरे जिन पे बातचीत है, बहुत ऐसे। तब भी मैंने देखो शुरुआत हुई थी महिला आरक्षण की, और मैं एक बच्चा था, मतलब मैं 8th में पढ़ती थी, छोटी थी मैं,
तब गाया था मैंने कि गाँव गाँव आए रहे सीटा की महिला प्रधान बाणी। देखो अब तो लोग मेरी धुनें उठा उठा के मेरे जो अपने इधर के लोग जो अब की फीमेल आ रखे हमारी धुन उठा के अब गा रहे हैं। तो मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट करी है कि बाबू मेरे पुराने गीत हैं और उस ज़माने में हमसे पूछो कि हमें आंगन में भी खेलने नहीं देते थे तब लोग तो बोलते थे ना कि अरे वो तो गिटार है, अरे हमारी लड़कियों के साथ मत खेलो। तो हमने उन चीज़ों को झेल के हम यहाँ तक पहुँचे और तुम्हें फट से धुन मिल रही और उसमें मेरे गांव को मेला लगो, मेरे गांव को गीत लगो और उसी में लगा के तुम अपने आप को एक पब्लिसिटी मांग रहे, तो वो मत करो। मैंने उनसे कहा है रिक्वेस्ट करके कि जितना गा दिया वो अपनी जगह में हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, लड़ाई झगड़ा हमें नहीं आता। बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि रेशमा शाह जी कहाँ की रहने वाली है, जौनपुर, जौनसार या गढ़वाल या कुमाऊं, कहाँ की है प्रॉपर? देखो वैसे मेरे को बहुत सारे ऐसे सवाल मिलते हैं, लेकिन मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, हम चाहे कोई भी कलाकार हो, सबसे पहले हमें ये बोलना है कि हम उत्तराखंड के हैं, ठीक है। हम बद्रीनाथ, हमारा केदार बाबा है, हमारा मासू है, हमारा सेम है, हमारी गंगा यमुना है। तो यमुना जी से तो मेरी माँ यमुना जी बहती वहाँ मायके से निकलती है और गंगोत्री भी हमारा अपना ही वो है। मतलब मेरा जो प्रॉपर है जो गांव है वो एक जहाँ मैंने जन्म लिया है वो एक गांव सणब है और उसी गांव से मैं वहीं की हूँ और ये नैनबाग के जस्ट बगल में पड़ता है। पर मैं यही कहना चाहूँगी सबसे, इतने सवाल जब भी आए कभी मीडिया या कोई और वो मेरे से ही पूछते कि आप वहीं के क्यों हैं, आप जौनसार के इधर के। मेरा ये है कि पाकिस्तान के लोग यहाँ आके हिंदुस्तान के बन गए और हमसे यही सवाल पूछे जा रहे हैं। मेरा ये कहना है आप चाहे कुमाऊँ के हैं, अगर आपको हमारी संस्कृति बहुत अच्छी लग रही है, उस संस्कृति को अगर आप जिंदा रख रहे हैं तो आप कहीं भी जन्म लिया, आपने मुंबई में जन्म लिया है और आप उत्तराखंड आके उत्तराखंड की कल्चर को अगर जिंदा रख रहे हैं तो आप ये मत बोलो कि मैंने मुंबई में जन्म लिया। वैसे हम भारत के हैं और भारतवर्ष के लोगों को भारत की जय जयकार करनी चाहिए। ये नहीं कि हम गांव गलियों पूछें कि तेरी गली कौन सी है, तेरा मकान किस कलर का है। उसे ये बोलो कि और उस उत्तराखंड के कल्चर को और आगे ले जाए। बस मेरा यही कहना है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात आपने कही है। मैम जौनसार की बात हो रही है, जौनसार के जब भी बात होती है एक सवाल लोगों के मन में रहता है, जौनसार साइड अगर आप जाओगे तो वहाँ पर वशीकरण, काला जादू और लोगों को अपने वश में करते हैं। तो इसमें आपकी क्या राय है? कहीं ना कहीं आपने भी वो फेस किया होगा उस बात को लेकर। जब मैं शुरुआत में आई थी तो मैं यही घाघरा पहन के और ये सब अपनी वेशभूषा, तो मुझे बहुत टॉर्चर किया जाता था कि अरे आ गए रेशमा, जादू जादू, अरे जौनसार में तो जादू होता है, वहाँ की बेटी बहुएं तो अपने बस में करते कोई वहाँ जाता है और वो सेवा कर कर के फिर वो अपना बना लेते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत जगह ऐसी जगह हैं जो इस चीज़ को लोग बोलते हैं। मेरा उनसे यही है, हमारे यहाँ आज भी आप देखना, हमारे यहाँ नारी का सम्मान है, मेहमानों का सम्मान है, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि मेहमान भगवान है। तो आप कभी भी जाना, जौनसार हो, हमारा रवाई हो, हमारा जौनपुर हो, हमारा डिस्ट्रिक्ट इधर उत्तरकाशी की, हमारा टिहरी भी हो, लेकिन ख़ास करके जौनसार और हमारा जौनपुर रवाई क्षेत्र का जो बेल्ट है, हमारे यहाँ जौनसार में और हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ जैसे आप भी जाओगे तो हमारे यहाँ आपकी बहुत, अब तो थोड़ा सा लोग पढ़े लिखे हो गए और काफ़ी आगे निकल चुके हैं, लेकिन जो अभी भी उनके अंदर जो संस्कार है, हमारे यहाँ मेहमानों के, मैंने खुद दुला रखे जब मैं छोटी भी थी। तो हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे कोई मेहमान आ गया तो हमारे यहाँ तसले होते हैं, उसमें गर्म पानी देके उनके पैर धुलाते हैं। हमारे यहाँ भगवान मानते हैं मेहमान को, तो उनके पैर धुलाते हैं। फिर उनके लिए हमारे यहाँ कांसी की थाली होती है और उसमें कम से कम 3 या 4 कटोरियाँ लगती हैं। अब तो खैर लगती हैं अभी भी, पर तब की बात बता रही मैं। और हमारे यहाँ घी का सबसे बड़ा चलन है कि मेहमान आए तो उसको घी देना, वे अपने घर का है ना। तो बटकुल मतलब कांसी के बटकुले है ना, उसमें भी हमारे यहाँ रिवाज है, उसको भी परोसते हैं हम लोग कि भाई जो हमारी खान पान है भाई ये हमारा वो है, यही हमारा प्रेम का जादू है। तो इसको लोगों ने मतलब ये बोला कि अरे जौनसार में तो काला जादू चलता है। तो हमारे यहाँ जादू तो ऐसा कुछ है नहीं, हमारे अंदर यही जादू है कि हम सेवा करते हैं, जो हमारे घर आता है उसे हम भगवान मानते हैं। अब वो हमें क्या मानते हैं वो तो उनकी सोच है। तो ये तो चीज़ें तो मुझे भी काफ़ी झेलनी पड़ी, बहुत सारी परेशानियाँ रही, बहुत ज़्यादा। कोई ऐसी घटना जो बताना चाहें?
हाँ, अब मैं नाम नहीं लूँगी उन सिंगरों का भी। आवाज़ तो हमारे, हम उनके लेवल में बैठते हैं, लेकिन कितनी बार ऐसा हुआ, अरे अरे रहने दो, अरे मत दो, अरे उसको बगल में मत बिठाओ, उसके अंदर तो जादू ला रखा। तो हमने ईश्वर का ध्यान किया, हमने उस मासू देवता, मैं हमेशा बोलते थे कि कोई जादू नहीं है, मासू देवता है मेरे, और हमारे इष्ट दूधाधारी भद्राज है, हमारा शेषनाग है, हम यमुना जी के बगल के, हम तो यमुना जी के बच्चे हैं, हमारी माँ है वो, यमुना माँ है, गंगा माँ है। आप हमें ऐसे कैसे बोलते हैं, लेकिन उन चीज़ों को बहुत झेला है। और बस मैं मासू देवता का नाम लेते गई और अपने अपने जो हमारी संस्कृति उसको लेके चलती रहे, अपने कल्चर को। और ये परिणाम आप सबके सामने है। तो इसलिए कहती हूँ कि कोई जादू नहीं है, कोई काला जादू नहीं है, कोई गोरा जादू नहीं है। कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी बात रेशमा साहब जी कर रहे हैं। और मैम अब चलते हैं हम आपके बचपन की ओर। बचपन कैसा रहा, कैसे बीता बचपन, शुरू से क्रमवार अगर चलते हैं, बचपन से ही स्ट्रगल शुरू हो गया था आपके लाइफ में? देखो, अब परमात्मा ईश्वर जो बनाता है वो उसको करना ही पड़ता है, उसके कर्म होते हैं। तो शुरुआत तो सबको ही पता है कि जन्म लेते ही मुझे एक नकारा गया कि ये बेटी है, और बेटी समझ के ना मुझे अपना समझा, और मुझे तो एक किनारे फेंक ही दिया था। तो जब मुझे फेंक दिया गया तो मैं ये भी सोच रही हूँ कभी कभी मैं इस पर एक किताब लिखूँ कि मेरा एक बचपन में रिश्ता भी हो रखा उस ज़माने में। अब ये भी बड़ी बात है, मेरा रिश्ता हुआ था, और अभी मैं जब गांव जाते तो मिलते हैं वो लोग ना, मेरे गांव में रिश्ता हुआ था। जब मुझे वहाँ छोड़ दिया तो उनके परिवार का कोई देरा वहीं रहता था गांव में, वहीं नीचे मार्केट में नैनबाग में। तो उन्होंने कहा कि यार तुम लड़की ले आओ, जब मिल गई, ये हमारी बहू है, तुम सिर्फ इसको माँ का दूध पिलाओ, बड़ी हो जाएगी, तो जैसी बड़ी होगी तो ये हमारी बहू है। तो काफ़ी साल बाद मेरे हाथ के जो कड़े, उन्होंने चांदी के कड़े पहनाते थे, पहले धागुली बोलते थे उसको। तो छोटी छोटी धागुले, जब मैं बड़ी हो गई थी 7-8 साल की, तो मुझे अक्ल आती थी। फिर हमारे यहाँ रिवाज है कि अब तो पता नहीं, अब तो कहाँ रहा रिवाज, पर है अभी कहीं कहीं। हमारे यहाँ बांटा ले जाते, तुम्हारा पैणो बोल दो, तो वो लिया जाता है। जैसे आपका रिश्ता किसी से हो रखा बचपन में, तो उसके लिए उधर ले जाते पैणो पहले कि हमारी बुआरी मांगी रिश्ता वहीं। तो वो आता था मेरे लिए मंगसिर का महीना, या अब होते मेले बैसाख के महीने, तो उनके वहाँ से पूरी पकोड़ा ये आता था मेरे लिए कि हमने बहू रिश्ता हो रखा। एक्चुअली पर मैं तब छोटी थी, थोड़ा लड़का वो थोड़ा बड़ा था, वो भी परिवार का एक ही लड़का था। तो फिर उनको बहू कहीं और जगह रिश्ता हुआ उसका, ये बात मैं आज ही बोल रही हूँ। तो उनका रिश्ता फिर हुआ, तो फिर वो मेरे पापा थोड़ा गांव के सियाणे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई पहले हम वहाँ से भी रिश्ता हुआ, हम इसको भी ले जा रहे हैं। अब हमें तो अक्ल है, हम तो छोटे थे, 7-8 साल का बच्चे को क्या अक्ल होती है। लेकिन तो मेरे बाबा थोड़ा नाक वाले थे, उन्होंने कहा कि जिस घोड़े में मेरा जवाई आएगा हम उसे भी दान देंगे, और जितना और हमसे जो भी होगा हम बेटी के लिए, मतलब उस समय ऐसा भी था, इतनी गाय भी देंगे हम दान में, पर पहला बर मेरे घर आएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो थोड़ा दूर की बारात है, तो इस ढंग से वो रिश्ता। मैं फिर पढ़ाई करने लगे, मैं पढ़ती थी, तो उनका भी अपना घर है, हम अब आज ठीक है जो भी है। तो वो जीवन रहा, और बहुत सारी स्ट्रगल है। फिर माँ मर जाना, छोटी उम्र में ही माँ गुजर गई। 13 साल में मेरी माँ मर गई, और उसके तुरंत बाद शादी भी हो गई। शादी के बाद तो पूरा बोल दो ना कि पहाड़ में जैसे कुरेड़ो आंदो, कुछ नहीं दिखे दो। तो वो जीवन मेरा 8 साल रहा, जो मैंने कोई संसार मेरे लिए बिल्कुल लॉक हो गया था। परिस्थितियाँ बहुत आई, अभी भी बहुत है, पर मैं आप सब जैसे आप जैसे बच्चे भी हैं, मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ कि अभी आप काम कर रहे हैं, कुछ जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आएँ, कभी भी अपने आप को ये मत बोलना कि मुझे जीना नहीं है। जीना है, भगवान इस संसार में भेजा है तो उसको जियो, इस आत्मा से, इस आत्मा को खुश करके रखो जब तक इसका समय है। हम तो किराए के मकान, किराए का है, ये जो अंदर बात कर रहा है ये किराए का है, कब मकान मालिक खाली करवा दें। तो हमेशा मैं एक प्रेरणा देते एक मानव को कि अपने आप को ये मत बोलो कि मैं कुछ नहीं हूँ, बहुत कुछ है हम लोग। जब तक मैं तो ये होता भी है, जो आजकल की जनरेशन है वो टेंशन या डिप्रेशन में बहुत जल्दी चले जाते हैं और कोई गलत कदम उठा लेते हैं। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, जो हमारे आजकल के नए, एक तो
खान पान भी वैसी ही है। फिर 24 घंटा हमारे दिमाग में टेंशन है। मैं ये कहती हूँ कभी भी आप टेंशन में रहते हो, आप 5 या 10 मिनट भगवान को सुमरण करो, उससे बात करो। कभी किसी के पास अपनी बात करो ही मत, दुखी की बात तो किसी से मत करो। ईश्वर से बात करो, वो आपकी सुनेगा भी और वो किसी के पास बोलेगा भी नहीं। तो बस आपको वही समझा देगा कि नहीं, आप कुछ कर सकते हैं जी। और दोस्तों, रेशमा शाह जी हमारे साथ बैठे हैं और संगीत की बातें ना हो तो क्रमवाई चलते हैं बचपन से। तो संगीत से जुड़ना कहाँ से शुरू हुआ? पहले तो आज मैं इंटरव्यू में अपनी माँ को प्रणाम करते हूँ, जिसने माँ ने मेरी गुरु भी हैं और मैंने जन्म भी उसी माँ से लिया है। तो शुरुआत तो मेरी अपने खेत खलियान से, अबड़ा गांव से, जहाँ से हम लोग हैं। अच्छा, उसके बाद मेरी शुरुआत रही अपने स्कूल से। रामलीलाओं में मेरे को गाना और टेप रिकॉर्ड में मेरे को रिकॉर्डिंग करना। बल्कि कल शायद एक किताब छप रही मेरे पे। तो उस ज़माने हमारे यहाँ वो नहीं होते थे, मतलब कोई स्टूडियो हम जानते नहीं थे। सेल लगते थे 8-8, 10-10 लाइन टेप रिकॉर्ड में, तब गाना चलता था, चूंचा चूंचा जो भी। तो मैंने फिर एक रिकॉर्डिंग हुई हमारी ना, मेरी में पढ़ती थी तब। जब छोटे थे आप? हाँ, मैं स्कूल पढ़ती थी। तो कौन सी उम्र रही होगी उस टाइम आपकी? मैं 6-7 में पढ़ती थी शायद, छोटी थी उस टाइम रिकॉर्ड हो गया था। हाँ, और उन्होंने कहा रेशमा, जब मैंने गाना गाया एक स्कूल में, तो उन्होंने जब मुझे इनाम दिया लोगों ने बहुत, तो भाई जी थे वहाँ, तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरुजी से, कैतुरा गुरुजी से, कि हम इस लड़की की रिकॉर्ड आवाज़ करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि रेशमा ऐसे करना, एक रिकॉर्डिंग होनी है और एक गीत ले आना गाँव का। तो अब बच्चे का मैं वही कहती हूँ ना कि जिस बच्चे के अंदर एक जुनून है करने का कुछ। मैं गई घर में, छानी में गोबर साफ कर रही हूँ। उस ज़माने यही होता था, बहुत परिस्थितियाँ होती थी जीवन की भी। तो साफ करते करते मेरे माइंड में था कि हमारे गांव में प्रधान बन रखे, उस पर गाना गाना, गांव गांव आए रहे सीटा की महिला प्रधान बनने। वो गाना सारा बना के ला दिया कि प्रधान को, कि प्रधान बढ़ ली तू, काम कर लूँ मैं। मतलब वो बीवी को समझा रहा कि तू प्रधान बन जा बस। वो कह रही मैं तो अनपढ़ हूँ। वो कह रही तू चुप हो जा, बस तू प्रधान बन जा, लिखनी पढ़नी मापी कर दो। तो उसमें मैंने पूरी कहानी बनाया। वो गाना इतना हिट हुआ, मतलब वो ज़माने बहुत हिट हुआ। मैं परसों अभी, बल्कि हमारे इंटर कॉलेज जहाँ से मैंने पढ़ाई करी, इंटर कॉलेज नैनबाग, तो वहाँ ये गीत था। आज भी लोगों की वो डिमांड है कि रेशमा जी आप उस गीत को दोबारा गाओ। मारा दारूवारा चटकारा मेरे भाई, ये जो खेल छोड़ दिया। मैं आप जैसे बच्चों को भी ये कहती हूँ कि दारू का चटकारा जो है ना, ये अच्छा नहीं है, इसको छोड़ो। तब गाया, बताओ 98 की बात है शायद। वो गाना इतना पॉपुलर हुआ तो ज़माने की पूछो मत। और ये जहाँ भी जाते थे, और मतलब उससे स्कूलों में भी लोगों ने गाया। फिर स्कूलों में भी उस ज़माने टेप रिकॉर्ड लगा के बच्चों को सुनाया जाता था। उस गाने की 2 लाइन। मारा दारूवारा चटकारा मेरे भाइयों, ये जो खेला छोड़ दिया। मारा दारूवारा चटकारा मेरे भाइयों, ये जो खेला छोड़ दिया। मैं तो कहती हूँ ये दारू का चटकारा छोड़ दो, भविष्य बहुत आगे। मैम, छोटी उम्र में रिकॉर्डिंग भी कर लिया था आपने, और रामलीला के मंच में भी आपने गाया, स्कूलों में भी आपने गाया, और छोटी सी उम्र में शादी भी होगी। उसके बाद, शादी के बाद एक अलग ही दुनिया होती है, खासकर लड़कियों की। तो उसको आपने कैसे फेस किया, कैसे घर वालों को मनाया आगे संगीत को कंटिन्यू करने के लिए? वो समय तो बहुत ऐसा था कि एक बार मैं भूल गई थी, क्योंकि पहले ही परिवार को सेट करना ही मेरे जीवन का बड़ा मेरे लिए एक कांटे भरा जीवन था तब। क्योंकि शादी हमारे उस ज़माने में नहीं इस चीज़ को स्वीकार करते थे। और जबकि जिस इलाके से मैं आती हूँ, हमारे यहाँ तो शौकीन लोग हैं संगीत के। जहाँ से मेरी एक मैरिड हुई, वहाँ इस चीज़ को तो मतलब ही नहीं, और जो मतलब ही नहीं वहाँ तो, और तो अब तो खैर सब एडवांस हो गए। तब तो उस चीज़ को लेके खून के आंसू रोना, और बहुत सारे जीवन उनको फिर अपने आप ही मुझे जो लगा, मैं वहाँ से भी आज तक भी मैं अपने जीवन को एक पत्थर मान के चल के, मैंने कहते हैं ना कि राही को पर्वत खड़ा करा। तो बहुत सारी चीज़ें होती थी। अब मुझे लोग बोलते भी, मेरे रिश्तेदार, कि आप ऐसे क्यों बोलते, कि मेरे रिश्तेदारों ने मुझे, मेरे हिसाब से सारे रिश्तेदार नहीं है जाने, जो मुझे इन्होंने मुझे इज्जत भी दी। कुछ ऐसे थे जो आज भी टिप्पणियाँ करते हैं, पर उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
मैं उनको भी मान सम्मान देती हूँ। हालांकि वो लोग मुझे सुनाते नहीं तो शायद मैं यहाँ भी ना होती, पता नहीं कहाँ धक्के खाती। और 2 रोटी आज जो खा रही हूँ, तो कहते हैं कि कभी कभी इंसान के कड़वे शब्द ही आपको जीवन में मीठापन लाता है। तो बहुत सारी चीज़ें रही ऐसी। फिर वहाँ ना गरीबी बहुत थी, आदमी बेरोज़गार, कुछ नहीं, और उम्र इतनी सी जिसमें, और मैं एक कलाकार, ऐसी चुलबुली कलाकार, खेल कूद में भी मैं सबसे आगे थी। स्कूलों में मैंने कितनी ट्रॉफियाँ ला रखी। पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? पढ़ाई मैंने बीए किया है। मैं मतलब वहाँ से तो छूट के फिर मैंने 2 साल में शादी हो गई, लड़ झगड़ के, बस्ता उठा उठा के। रास्ते में कोई मिलते थे ससुराल की तरफ से। मैं परसों अपनी बेटी को सुना रही थी कि स्कूल से मैं जाती थी, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी व्यवस्था नहीं होती थी, गाड़ियाँ भी कम चलती थी। कभी कोई हमें बिठाता था, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते थे। स्कूल के बच्चों के पास पैसे कहाँ होते, उस ज़माने पैसों का बहुत कम होता था, पैसे बच्चों के पास। तो हम सुबह 5 बजे भागना, और कभी पैरों में जूते नहीं। मैं बहुत ज़्यादा, मैं परसों गई तो ईश्वर ने इतना 16-17 लाख की गाड़ियों में बैठ के हम लोग जगह जगह, जहाँ एक दिन जूता भी नहीं था मेरे पास। और एक हमारे प्रिंसिपल थे बिस्ट जी, मैं कह रही मुझे ना देख लें। देखो एक कहानी बताती हूँ बच्चों की जीवन की ना, कि कभी हारो मत। स्कूल जा रही थी, मेरे पास जूते नहीं थे, और इंटर कॉलेज में आप पढ़ रहे जा रहे, तो जूता था नहीं। तो मेरी दीदी नीचे ससुराल में रहती है, तो मैंने उनके घर में एक चप्पल देखी, उसके भांजे की और उसके देवर की। मैंने कहा है नहीं तो मैं ऐसे करूँगी, सुबह उनके घर से ले जाऊँगी। थोड़ा स्थिति हमारी कुछ बीच में ऐसी हो गई थी कि मेरा भाई जल गया था बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा शरीर ही जल गया था मेरा बड़े भाई का। तो मेरे पापा जो भी था हमारे पास, पैसा धन, जो गाय भैंसे, सब कुछ बेच दिया था मेरे पापा ने। मेरे भाई उस समय हॉस्पिटल में थे, बहुत जल गया था मेरा भाई। तो अब तो भगवान की कृपा से फिर अच्छे हुए, अब तो सब कुछ है। पर उस समय हमारी स्थिति बहुत, तब मेरी शादीशुदी नहीं थी, छोटे, मैं मतलब अपने जीवन की शुरुआत, तब तो ठीक ही हो ही गए थे, पर उस समय स्थिति ऐसी आ गई थी कि पैसा नहीं था। तो फिर 5 बहनें हैं, फिर उनकी शादियां भी करी बाबा ने। हमारी होता ही एक आदमी घर का है, इतना बड़ी जिम्मेदारी। तो मैं देखा दीदी के ससुराल में, गांव में ही है वो, थोड़ा सा गांव से थोड़ा नीचे उनका घर है। तो मैं सुबह 4 बजे उठ गई, नहाई नहीं, पहले से रहे मैं थोड़ा पूजा पाठ वाले। और पहले ही ज़माने चूल्हे में भड्डू में गर्म पानी होता था, और शैम्पू तो अब देख रहे हैं हम लोग। पहले भीमल होता ना, भीमल का जो लपड़ा होता, हाँ, उसको हम कूट के रखते थे, और उसका पानी निचोड़ के रखते थे गिलासों में, उससे धोते थे हम बाल। और धोए यार सुधो उल्टो पुल्टो मुंड बांधे, दुई चुपलार सीधे स्कूल। तो मैं गई तो अंधेरा था बहुत ज़्यादा, सर्दियों का टाइम था। सुबह 7 बजे स्कूल लगता है हमारा, स्कूल कल 7 बजे लगता था। तो अंधेरे में दिखी नहीं चप्पल। एक तो आ गई जीजा जी की, उसके देवर की, एक चप्पल आई उसके भांजे की, अलग अलग, और वो दोनों ऐसी। अब वो उस समय तो स्कूल की थी कि भागना था, पैदल भाग रही थी। और जब लाइन पे खड़े हुए स्कूल के, तो देखा एक चप्पल उल्टे और एक सुलटी, मतलब दोनों उल्टी उल्टी चप्पलें। अब मुझे डर भी इतना, इंटर कॉलेज तो कितने बच्चे होते हैं, तब मेरा नाम तो था ही कि गाने गुने भी, जब मतलब ऐसी स्कूल में तो ठीक ही थी, वहाँ से भी। तो गई तो प्रिंसिपल ने बोला, बोले इधर आ, मैं छुपा रहे अपनी चप्पलें। प्रिंसिपल ने देख लिया कि रेशमा ये क्या पहन रखी है। अब मैं क्या बोलूँ कि क्या स्थिति है मेरी घर से, गरीबी बहुत ख़राब भी होती बाबू। उन चप्पलों को लेके भी आज यहाँ तक हूँ जो भी है। तो दोस्तों देख सकते हो, वो दौर भी रेशमा शाह जी ने देखा है जब पैरों में जूते तक नहीं थे, और आज ये दौर भी देख रहे हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा, और मासू देवता की और भी कृपा इन पे बनी रहे। शादी के बाद सबसे पहला बड़ा मंच कौन सा मिला जहाँ से आपका कमबैक हुआ है? वैसे तो देखो, बड़ी कहानी बताना नहीं, मैं सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगी संस्कृति विभाग बीना भट्ट जी और बल्ला नेगी जी का, और वहाँ के स्टाफ का भी। सबसे पहले मुझे बीना भट्ट जी ने ही मेरी आवाज़ को, जो उस मंच गई, मैं किसी के साथ कोरस के लिए थी, लेकिन जब मैंने गाया तो वहाँ जौनसारी कलाकार नहीं थे, तो मुख्यमंत्री जी भी बैठे थे, तब हमारा उत्तराखंड बन चुका था। और उन्होंने कहा कि जौनसार से आप उधर से आप आए हैं तो एक जौनसारी गीत गा दो। तो वहाँ बड़े बड़े कला सिंगर थे, जो बड़े बड़े हस्तियाँ। अब हम तो तब
बोल देना कि हाँ स्ट्रगल भी, और ये कि नाम तो खैर था मेरा पहले से, जानते थे सभी, लेकिन अब नाम बड़ा है, अब जब वो इंसान ही नहीं दिखता तो क्या करना फिर उसका भी मतलब। तो जब मैं गई तो मैंने एक जौनसारी गीत कुछ गाया, तो वो सीएम साहब को ज़बरदस्त, और मैडम बैठी थी बीना भट्ट जी जो डायरेक्टर संस्कृत विभाग की, उन्होंने सुना, उन्होंने मेरी जो ड्रेस को, जो मेरी वेशभूषा जो देखी, वो कायल हो गए मैम। तो मैम अंदर आए ग्रीन रूम में, वो लड़की कौन थी जिसने वो गाना गाया, तो मैसेज चले गया हाथ जोड़ते, मैंने कहा मैम मैं हूँ। तो मैम ने मुझे उस ज़माने 15,000 का चेक दिया, और क्या बोलते उसको, गुलदस्ता भी, एक गमला दिया था, उसमें पेड़ था, और बस वहीं से मेरी एक जीवन की शुरुआत हुई। और उसके बाद तो फिर मुझे बड़े बड़े स्टेज शो मिलने लगे। फिर उसके बाद मुझे डायरेक्ट ही 1 साल बाद मुझे न्यूजीलैंड का ऑफ़र आया, और फिर मैं न्यूजीलैंड गई हूँ, गजेंद्र राणा जी और मैं। तो वहाँ भी लोगों ने काफ़ी सराहना की मेरे गीतों की, मेरे खास करके मेरी वेशभूषा की, जो आपका पहनावा है। हाँ ये बड़ा मेरे लिए आज मुझे इतनी बड़ी खुशी होती। मैं मुंबई कौथिग में थी, तो हमारे जितने भी यहाँ के लोग हैं अपने, पहले लोग अपने साड़ी सूट में मुझे दिखते थे बहुत पहले, 15-16 साल पहले, लेकिन आज सब लोग, छोटी छोटी लड़कियां भी अपना घाघरा कुर्ती पहन के लाए, तो ये मेरे लिए बड़ा तो मैम विदेशों में भी आप प्रोग्राम करते हैं, तो थोड़ा 2 शब्द अगर एक्सपीरियंस बताते कि कैसा अनुभव रहता है कि बाहर के जो लोग रहते हैं, गढ़वाली ही रहते हैं वहाँ, आपके प्रोग्राम गढ़वाली सुनते होंगे, तो कोई विदेशी भी रहता है कि हाँ यार क्या प्रोग्राम हो रहा है वहाँ? हाँ, मैं पहले तो जो हमारे विदेशों में मेरे भाई लोग, खास करके होटल वाले भाई लोग, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। वो मतलब देखो, हर किसी का, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो नौकरी करता हो, हर किसी के जीवन में स्ट्रगल है। वो लोग इतनी बिजी शेड्यूल में भी, और अपना घर ना होते हुए भी, प्रदेश में है, घर तो खैर वहाँ भी है उनके, पर अपनी मातृभूमि तो यहीं है, इंडिया में या उत्तराखंड में है, लेकिन वो लोग वहाँ रह के भी हमारे उत्तराखंड के कलाकारों को इतना बड़ा मान सम्मान वो ले देते हैं। मैं सबसे पहले तो जितने भी हमारे होटलियर भाई हैं, वो सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं। खैर और भी रहते हैं जो और भी हैं, लेकिन सबसे पहले होटल, जो जितने भी होटल में जो जितनी जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, वो लोग सबसे आगे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और ऐसा नहीं, जब हम उन स्टेज शो में जब जाते हैं तो अंग्रेज़ भी आते हैं, हालांकि उनको मुझे नहीं लगता कि मतलब गीत तो पता नहीं कहाँ समझ आएंगे, लेकिन जो हमारी वेशभूषा है, हमारी जो ताल है पहाड़ की, वो सबसे अच्छी लगती है उनको, तो वो भी इंजॉय करते हैं हमारे गानों में। तो विदेशों का यही ज़्यादा, और वहाँ लोगों का प्यार बहुत मिलता है, ये बड़ी बात है हमारी। मैम विदेशियों की बात हो रही है, और हम कल आपका इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे। वो वीडियो मैं आपको बताऊंगा। उसमें आप गाना गा रही हैं, और कुछ 1-2 विदेशी महिलाएं उसमें डांस कर रही है। एक बार मैं आपको और दर्शकों को भी बता दूं कि कौन से वीडियो की मैं बात कर रहा हूं। ये बहुत पुराना है, और ये विदेशी कहाँ से आए, और थोड़ा स्टोरी बता दीजिए इस वीडियो की। एक बार वीडियो देख लो आप। और पूरा ट्रेडिशनल उत्तराखंड की जो पोशाक है विदेशियों को पहना रखा है। और स्टेप पूरा कर रहे हैं विदेशी, देखो। ये बताए कहाँ की है ये है तो वहीं की है। इन्होंने कहा कि हमने गीत सुना है, अब इतना तो हमें भी नहीं आती इतनी अंग्रेजी, टूटी फूटी अंग्रेजी, तो किसी और से उन्होंने पूछा कि ये बिजोरी गाना जो कोई गाती है सिंगर, ये गाना मेरा बहुत पॉपुलर हुआ था उस समय। जमना पारा बिजोरी ले, बिजोरी बिजोरी हरी हरी ले, एक पहाड़ की मतलब एक नारी, पहाड़ की नहीं, एक नारी की वो है। हमारे यहाँ जब पहले के ज़माने गर्भवती रहती थी महिला, तो एक खट्टा सा फल लगता है, एक नदी के पार होता है वो, ठंडे इलाके में, तो वो अपने आदमी से शेयर करते कि मुझे वो खाना, तो आदमी उसको थोड़ा बहलाने के लिए बोला कि वो भी पका नहीं, वो कच्चा है। तो ये गाना उस समय बहुत पॉपुलर था। तो जो ये अंग्रेज़ लोग थे, इन्होंने बोला ये जमना पारा, ये इसका जो इसकी बीट हमें अच्छी लग रही, तो उन्होंने कहा कि वो सिंगर यही है उनके। तो मैंने उनको थोड़ा सा समझाया था
कि ऐसे इसमें नाचे जाते हैं, तो मैंने ये स्टेप उनको सिखाया। और हाँ, और जौनसारी जो हमारी यहाँ की रवाई जौनपुर जौनसार की जो ड्रेस है हमारी, मैंने उनको पहनाई थी, ये डांस कर रहे थे उसी में और मैं उन गानों को गा रही हूँ। ऐसे बहुत सारी वीडियो है मेरे। आज मैं और बोलना चाहूँगी, मेरे 4 से 5 फ़ोन ऐसे हैं जिसमें आज मेरी ऐसी वीडियो है, अभी भी उसी में। मैंने यूट्यूब पे नहीं उसको वायरल किया। मैं जब कहाँ जा रखी हूँ, कुवैत गई हूँ मैं, कुवैत का, बल्कि ये भी मेरा मुझे मिल रखा। हमारे वहाँ भी उत्तराखंडी भाइयों ने हमें बुलाया था, तो वहाँ भी बहुत सारे अंग्रेज़ नाच रखे मेरे गाने में। तो मैं कोशिश करूँगी उस फ़ोन को ढूंढ के उसको भी अब यूट्यूब पे डालो, कि अंग्रेज़ लोग बहुत पसंद करते हैं हमारी संस्कृति को। जो आजकल के सिंगर हैं, बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो आपके गाने को उठाकर रिमिक्स करके उसको गा रहे हैं। उनमें से एक गाना है कुछ रे तू जवान छोरा। सबसे बड़ी बात यह है कि क्रेडिट तक वो लोग देते नहीं है, तो इसमें आपकी क्या राय है? ये मैंने कहा भी थे, सुना था मैंने ये गाना ना। अब उनको थोड़ा सा देखो, मैंने कहा कि आपको पकाए मिल रहा है और आप सीधे खाए जा रहे हैं, है ना। तो वो भी नहीं, मैंने देखा हमारे गुरु, हम तो गुरुजी बोलेंगे, हमने तो उनसे प्रेरणा ली, नरेंद्र सिंह नेगी जी, जिनको सुन सुन के हम बड़े हुए। तो मेरा ये कि उनके गाने भी देखे मैंने। पता नहीं एक ने गाया कि कुछ गाना था उनका, और उन्होंने तो हमारे प्रॉपर शब्द दिए हैं जो हमारे कल्चर में बोलते हैं। उत्तरकाशी का गाना है, और कोई ऐसा सिंगर उसने गाया, उसके शब्द ही उसने सुलटे के उल्टे बोल रखे, सारे उल्टे। तो मेरा बोलने का कि आप अपने आप को 2 दिन उछालने के लिए क्यों किसी के उतनी मेहनत को क्यों पानी फेरते आप लोग। चलो गा भी दिया, तो अब मेरा नाम रेशमा है, तो रेशना क्यों लिख रहे आप? अब रेशमा ही लिखो ना। अब रेशना लिख दिया उसमें, तो क्या पता लग रहा कि क्या है, ये रेशना आदमी है, ये औरत है। तो ये गानों में भी कोजा गाँव को रे जवाना छोरा बैठी जा जान पहचान। अब लोगों ने गए मंच में, हाई कैसे हैं, तो कहीं ना कहीं दर्द तो होता है कि मुझे पता है, मैं आप कह रहे कि मैं एक घर गृहस्थी से हूँ, मेरी फैमिली है, और एक आप समझ सकते हैं कि एक फीमेल लेडीज़ को कितनी जीवन में संघर्ष है। खास करके रेशमा की बात कर रही हूँ मैं। एक अकेले नारी कहाँ से यहाँ तक पहुँची होगी। आप मेरा घर बार भी देख ही रहे हैं। मतलब जैसी एक चिड़िया देखी, बहुत छोटी होती हो, लेकिन जब आप उसका घोंसला देखते हैं कितनी मेहनत करती है वो, देखो। मतलब वो इतना सुंदर सजाती है, और बांधा रांधो और वो फट से लुच दो, आदित्य को झोंपड़ो पुण फेंकी। तो एक कलाकारी भी वही है। उससे पूछो कि ऐसे से गीत, ऐसे से लोगों ने बहुत मेहनत से लोग लिखते हैं। अब लोग आते हैं आजकल बच्चे और डिम 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 करके निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा ठीक है, कर रहे हैं, अच्छी बात है जो भी है, लेकिन उनको थोड़ा याद तो करो। अब राय जी के गाने इतने लोगों ने गा दिए, कभी नहीं बोलते वो मंच में उनके लिए। उनसे पूछो कि अपना गांव मुल्क छोड़ के वो दिल्ली में नौकरी करके अपने बच्चों को फ्यूचर बनाने के लिए वहाँ गए, अपनी संस्कृति को जिंदा रखा। उनके गीत भी पता नहीं कितने उन्होंने गाए, कौन पूछ रहा। तो ये सबसे थोड़ा गलत है। तो मैं चाहूँगी कि आगे से थोड़ा सा, तुम्हारा भी वही समय आएगा, वही दौर आएगा, है ना। तो तुम भी कुछ लिखो। कल तुम्हें ये बोले यार उस गुरु जी का गाना था ये। अब जैसे नेगी जी के गाने लोग इतने गाते, तो लोग बोलते हैं यार नेगी जी की धुन है ये, या नेगी जी का गाना है। तो उन्होंने कर रखा ना उस चीज़ को, तब बोल रहे। अब तुम क्या बोलोगे कल, है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने गुरुओं का भी आशीर्वाद हो जो लिख रहे हैं। और अगर ते गाने 4 लाइन हुए जो गीत की कुछ रे गो को तू जवान छोरा, अगर उस गाने की 4 लाने, सब 2 बोलते हैं, मैं 4 सुनना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट गाना है। अच्छा जी, धन्यवाद। को जगह को रे तू जवान छोरा, बैठी जा दी जान पछाण ला दी। को जगह को रे तू जवान छोरा, बैठी जा दी जान पछाण ला दी। हारे उतालो नी हुण छोरा धीरज बंधना, तेरी माँ की मेरी माँ बन जाली समदना। आंदू जांदू राया तू छोरा, तेरी मेरी हूँ दुराली मेल। को जगह को रे तू जवान छोरा, बैठी जा दी जान पछाण ला दी। मैं हूँ दो छोरुआ हिमाचली पहाड़ी, मैं कहूँ दी देर छुटा दी गाड़ी।
बस इतना ही आता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गाने तो थोड़ा भूल भी जाते हैं क्योंकि बहुत सारे गाने। जी जी। इंटरव्यू की समाप्ति की ओर हम जा रहे हैं और एक और गाना है, सुपर हिट गाना है, ले भूजी और ये सच बताऊं मैं दर्शकों को, ये गाना हमने कॉलेज टाइम पे इतना सुना, आज से 2017 की बात है, 16-17 की बात है। तो कॉलेज टाइम पे हम रूम पे पूरे दिन भर यही गाने सुनते थे और सौभाग्यशाली हैं हम, आज उन्हीं के साथ हम बैठे हैं और वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य है कि आप हमारी नई पौध है बेटा। मैं आपको बेटा भी बोल सकती हूँ, भाई भी बोल सकती हूँ, मेरे बच्चे आप लोगों के बराबर। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि आप जैसे बच्चे, अगर आप अपनी संस्कृति को या अपना मुल्क या अपनी माँ या मातृशक्ति को सम्मान दे रहे बाबू, इससे बड़ी खुशी हमें और क्या होनी चाहिए। इंसान अगर आप बड़े बनते हैं तो छोटे का सम्मान, क्योंकि आपने सुना नेगी जी की पुरानी डाल देते सारो दिल्ली। तो आप हमारा सहारा है कि आप हमारा भविष्य आगे आप लोगों के हाथ में है। अब तो मेरे लिए भी खुशी है कि आज जो मेरे गाने सुनते थे, तो मैं एक लाइन आप लोगों के लिए, होले फूजी जाला ले चूड़ा, ले बूजी जाला ले चूड़ा, रातू को सूरज जाजी, ले बूजी जाला ले चूड़ा, ले धाना मसीना खोली, मेरा मैं त्यों काली मैं त्वाड़ा, रातों को सूरज जाजी, मेरा मैं त्यों काली मैं त्वाड़ा। मैम, आपने जागर गाने बहुत सारे गा रखे हैं और उनमें से एक सबसे सुपरहिट गाना अगर मैं कहूँ, मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, पांडव जागर है वो। अगर उस गाने की 2 लाइनें और थोड़ा जागर का मतलब भी दर्शकों को बता दें। मैं यही कहना चाहूँगी, जागर वैसे तो हम ऐसे भी नहीं कि मैं ये बोलूँगी कि हम लोग जागरिया हैं। देखो, मैंने कहा कि मेरी संस्कृति, मेरा गांव, मेरा खलियान, मेरे बुजुर्ग, और वहीं से हमारे यहाँ पंडों की भूमि, आपने देखा होगा, लाखा मंडल हो चाहे भगवान चार मासों के यहाँ भी अगर जाते हैं आप, आज भी पंडों के वो पत्थरों थालत रहते, वो हमारे पंडों का वो है। तो जो हमारे यहाँ चलता है मैं उसी को सुनाती हूँ। पैदा हो जाओ 5 ना पांडव, ये पैदा हो जाओ खातियारा जुनाए, चलो पांडव हरि हरि द्वार, चलो पांडव हरि हरि द्वार, ये चल पांडव बादारी के दाराए, कख डूबी पड़ी चौरी की कालिका, ये कख डूबी पड़ी खातियारा जुना, हे 5 पंडाओ कख डूबी तेरी खातियार जुना, पैदा हो 5 ना पंडाओ, भीम भबरी का चौर की दुरापति, हर चल देवो चलो हरि का हरिद्वार, चल पंडो हरि का हरिद्वार। तो थोड़ा सा हमारे यहाँ वो चलता है, मेरे तो कांटे भी शरीर में, मेरे खुद रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और चल पंडो हरि का हरिद्वार, चल पंडो नैना जायोला, चल पांडव बादरी के दाराए, चल पांडव 5 लोग देवाए। तो देखिए दोस्तों, ये होती है जागर की पावर। और जब मैम गा रहे थे तो सच में मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। और जाते जाते 2-3 सवाल हम मैम से करेंगे। एक रैपिड फायर है जिसमें मैं मैम से 2-4 सवाल करूंगा और उसमें मैम को सिर्फ एक ही शब्द में उसका आंसर देना है। जब आप छोटे थे तो सबसे ज़्यादा प्यार आप किससे करते थे, मम्मी या पापा? बाबा से, अपने बाबा से। हाँ। उत्तराखंड का फेवरेट ब्लॉगर कौन है आप, जिसको आप देखती है? ब्लॉगर तो मैं सभी का देखती हूँ। अब मैं एक इसमें यही है एक सवाल कि एक ही शब्द में आपका उसका आंसर देना है। ब्लॉगर एक लड़का है, पता नहीं कहाँ, कुमाऊँ का है, मैं नाम नहीं जानती हूँ, मुझे मुंबई भी मिला था। अच्छा। वो इसलिए अच्छा लगा मुझे, वो अपनी माँ के साथ बनाता है वीडियो, मैं नाम भूल गई उसका, मैं सॉरी चाहूँगी। कुमाऊँ का है एक ब्लॉगर,
तो हमारे रुद्रप्रयाग का है कोई ब्लॉगर? प्रियंका योगी तिवारी है, लेडीज़ हैं, बल्कि उत्तरकाशी भी आई थी, मेरा कार्यक्रम था उस दिन। उसमें क्या बोलते हैं मरियम बगवाल का, तो वो बहुत अच्छा करती है, एक एक चीज़ें दिखाती है गांव की, तो उनको भी मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ। हाँ, देखिए दोस्तों, रेशमा शाह जी प्रियंका योगी तिवारी जी की वीडियो देख रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करना उनके लिए। उत्तराखंड की सबसे फेवरेट जगह कौन सी है आपकी? उत्तराखंड की सबसे जो फेवरेट जगह मुझे लगती है, मुझे सबसे ज़्यादा यमुनोत्री पसंद है। हाँ, जब भी मेरा सबसे ज़्यादा मन वहीं के लिए करता है, और वहाँ मंदिर भी है लेकिन वहाँ सुकून भी है, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू बाबू, आप आए, और मैं क्या है हाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप लोग इनके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, मतलब मेरे से ज़्यादा आप लोग भी देखें, और जितने भी दर्शक हैं यहाँ से मैं फिर भी बुलाऊंगी कभी। बहुत अच्छा, ये बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, और एक दो मेरे गाने अभी आने वाले हैं, गढ़वाली हैं वो, तो मैं चाहूँगी कि जब भी मेरा वो गाना आएगा मैं आप लोगों को ज़रूर बुलाऊंगी, और आपके चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुँचाऊँगी। और इस चैनल से आप लोग ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इनको भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों के लिए मेरा एक उधर हीरो बच्चा है, उधर भी प्रहलाद नेगी। हाँ, प्रहलाद नेगी जी है ना, ये नेगी दा तुम्हारो कैमरा बड़ा स्वाण अच्छा, बहुत अच्छी वीडियो बना दो नेगी बच्चा। तो बहुत सारी शुभकामनाएं बाबू, आप आए हैं, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। थैंक यू दोस्तों, इस एपिसोड में हमारे साथ थी रेशमा शाह जी, और इनकी बातें और इनके विचार कैसे आपको लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।